मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौदारा। हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री का 3rd बी पेपर, जिसका टॉपिक है पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कालखंड है 1200 से 1750 का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का आज विषय है मुग़लों की सैनिक व्यवस्था, जो कि 2 या 3 पार्ट में जिसका हम अध्ययन करेंगे। आगे चल के मनसबदारी व्यवस्था, उसके पद, वेतन, भर्ती, गुण और दोष, संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन एक एक पार्ट में किया जाएगा। तो आज हमारा पहला जो पार्ट है वो मुग़लों की सैनिक व्यवस्था है, उसका अध्ययन हम आरंभ करते हैं। मुग़ल सम्राट बाबर ने अपने सैनिक बल के आधार पर भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित की थी, जिसमें उसके तोपखाने का महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन हुमायूं में अपने पिता की तरह सैनिक योग्यता नहीं थी, जिसकी वजह से उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा था। अकबर प्रथम सम्राट था जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य को दृढ़ किया तथा उसका दक्षिण में विस्तार भी किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा, विद्रोहियों का दमन, साम्राज्य का विस्तार तथा बादशाह के सम्मान और शक्ति में वृद्धि हेतु मुग़ल सम्राटों के लिए एक विशाल सेना संगठित करना तथा उसे अधिक से अधिक सुसज्जित और सशक्त बनाना यह आवश्यक था। अकबर ने सर्वप्रथम अपनी सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का प्रयत्न किया और उसके उत्तराधिकारियों में औरंगजेब तक ने उसकी व्यवस्था को बनाए रखते हुए यत्र तत्र परिवर्तन किए, लेकिन उसके बाद के शासन व्यवस्था को ठीक नहीं रख पाए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। यहाँ हम मुग़लों की सैनिक प्रबंधन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मुग़ल सेना मोटे तौर पर 5 भागों में बटी हुई थी। ये 5 भाग थे: घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना, तोपखाना एवं नौसेना। अब हम पूरी सेना का जो है एक एक अंतर में इसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले है घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना घुड़सवार सेना मुग़लों की सेना का सर्वश्रेष्ठ भाग था। बाबर ने जिस तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर युद्धों में विजय प्राप्त की थी, वह घुड़सवारों की गतिशीलता पर ही आधारित थी। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे। पहला तो बारगीर, जिसमें घोड़े, अस्त्र शस्त्र व वस्त्र राज्य की ओर से मिला करते थे। दूसरे थे सिलेदार, जो स्वयं इन सभी चीज़ों की व्यवस्था किया करते थे। घोड़ों की संख्या एवं किस्म के आधार पर घुड़सवारों का वर्गीकरण करा गया था। जैसे कि सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे, वह दुअस्पा, 3 घोड़े वाले सीअस्पा कहे जाते थे। इसी तरह से अरबी, फारसी, मुजस, तुर्की, याबू, ताजी और जंगल ये घोड़ों के प्रकार थे। मुग़लों की सेना में इनमें से तुर्की और ताजी घोड़े बहुतायत में मिलते थे। अकबर के समय में तुर्की घोड़ा रखने वाले सवार को 20 रुपये मासिक तथा ताज़ी घोड़ा रखने वाले सवार को 15 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। इसी तरह से घुड़सवारों के विषय में एक और बात तथ्य मैं आपको बता दूं कि उनको अलग अलग 6 भागों में, या हम कहें कि 6 वर्गों में विभक्त कर रखा था। अब जो घुड़सवार सैनिक थे, जो 6 विभाग उनके क्या थे, वो मैं अब एक एक करके बता देती हूँ। पहला विभाग था अहदी। ये घुड़सवार सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक होते थे और पृथक सेनापति के अधीन रखे जाते थे और साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सैनिक माने जाते थे। बादशाह की तरफ से इनकी भर्ती, वेतन, शिक्षा, शस्त्र, घोड़े आदि की व्यवस्था की जाती थी। इनकी संख्या निश्चित नहीं थी, परंतु अकबर के समय में माना जाता है कि 1,20,000 तक इनकी संख्या थी और इनका वेतन लगभग 500 रुपये दिया जाता था। उदाहरण के लिए यदि माने तो ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। इसी में दूसरा विभाग था दाखिली। इन सैनिकों की भर्ती भी सम्राट की तरफ से की जाती थी और उनके घोड़ों पर सरकारी दाग लगाया जाता था। इन घुड़सवारों को उन मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था जो
अपने निजी सैनिक नहीं रखते थे। तीसरा था इसमें कुमकी। कुछ मनसबदारों को उनके सैनिकों के अतिरिक्त कुछ अस्थायी सैनिक दिए जाते थे, उनको कुमकी कहा जाता था। इसी में चौथा था मनसबदारी। मनसबदार स्वयं अपने घुड़सवार सैनिक रखता था तथा जिन पर दाग, हुलिया, निरीक्षण आदि के नियम लागू हुआ करते थे। पांचवा था बारावर्ती। कुछ धनाभाव के कारण अच्छे घोड़े नहीं रख पाते थे सैनिक जैसे कि, अतः इनके घोड़ों के लिए दाग का नियम नहीं होता था। इनका उपभोग, लगान की वसूली, चोर डाकुओं का दमन तथा थानेदारी में किया जाता था। इसी तरह से छठवां और आखिरी वर्ग था जिसमें करद राजाओं और जमींदारों द्वारा भेजे जाने वाले सैनिक, जिनकी संख्या संधि के आधार पर ही निश्चित होती थी और उनके घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा लागू नहीं होती थी। इसी में अब हम देख लेते हैं पैदल सेना। पैदल सैनिकों में भी अनेक श्रेणियां थी, यद्यपि मुगल शासकों ने इस ओर खासा ध्यान नहीं दिया था। यदि हम देखें तो इसमें 3 श्रेणियां ही मुख्य रही थी। एक तो लड़ाकू सैनिक, जैसे कि इसमें बंदूकची और तलवारबाज हुआ करते थे। फिर थे अर्ध लड़ाकू सैनिक, जिसमें कि संदेशवाहक, दास, चौकीदार आदि हुआ करते थे। तीसरा था गैर लड़ाकू, जैसे कि लुहार, तंबू टाँकने वाले, खन्निक आदि। इन पैदल सैनिकों में कुछ अच्छे तीरंदाज, बंदूकची और तलवारबाज भी शामिल थे। दुर्गों की रक्षा में ये सैनिक विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ करते थे। लेकिन जैसा कि इतिहासकार बर्नियर ने लिखा है कि इन पैदल सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था, बंदूकचियों को भी बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिसमें कि उनका जीवन यापन बड़ी कठिनाई से हुआ करता था और शायद मुग़ल बादशाहों ने इस ओर खासा ध्यान भी नहीं दिया था। इसमें यह है हमारा तीसरा, हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना। अकबर ने हाथियों की भी एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। उसके पास अपने समय में 1000 शाही हाथी हुआ करते थे। बाद में संपूर्ण साम्राज्य में हाथियों की संख्या लगभग 50,000 तक पहुंच गई थी। हाथी युद्ध में सामान लाने ले जाने का काम किया करते थे। हाथियों की श्रेणियां भी थी। सबसे अच्छे हाथी मस्त श्रेणी के अंतर्गत आते थे और सबसे निकृष्ट हाथी मोकल श्रेणी के अंतर्गत आते थे। मुगलों की सैनिक व्यवस्था में एक विभाग और है, तोपखाना। भारत में बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग किया था। तब से तोपखाना मुगल सेना का एक मुख्य अंग बन गया था। अकबर ने इसे और भी व्यवस्थित किया था। उसने पीतल और लोहे से मिश्रित धातुओं की बड़ी बड़ी तोपें तैयार करवाई थी, जिनकी क्षमता लगभग 1.25 मन तक के वजन का गोला फेंकने की थी। परंतु इसके साथ ही अकबर ने छोटी छोटी तोपों का भी निर्माण करवा लिया था, जिसे हाथी अथवा ऊंट की पीठ पर रखकर इधर से उधर लाया ले जाया जा सकता था। इन विभिन्न प्रकार की तोपों को चलाने वाले तोपची तथा बंदूकची तोपखाना विभाग के अंतर्गत ही समझे जाते थे और मीर आतिश नाम का अधिकारी इन सभी की देखभाल का काम किया करता था और विभाग का मुख्य अधिकारी भी कहलाता था। इसी में एक लास्ट जो सैनिक व्यवस्था का अंग था वो था नौसेना, वो और हम देख लेते हैं। मुगल सैनिक शक्ति का ये सबसे कमज़ोर अंग था। अकबर ने सबसे पहली बार इस ओर ध्यान दिया था और नौसेना के लिए मीर बहार की अध्यक्षता में एक अलग से विभाग स्थापित कर लिया था। लेकिन इसके अंतर्गत नदियों पर जल बेड़ा ही सिर्फ रखा जाता था, जहां नावों पर छोटी तोपें रहती थी तथा उनका मुख्य कार्य शाही परिवार के सदस्यों व सैनिकों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाना हुआ करता था। बिहार व सिंध में ऐसी नावों का बेड़ा रखा जाता था। मुगलों ने सामुद्रिक नौसेना की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और इसीलिए उनकी सेना कभी कभी यूरोपीय जातियों से समुद्र पर मुकाबला करने की स्थिति में असफल हो जाया करती थी। इसी के साथ जो मुगलों की सैनिक व्यवस्था है वह समाप्त हो गई है। अब इसी सैनिक व्यवस्था को आगे हम मनसबदारी व्यवस्था के रूप में अगले में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा विषय होगा मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था पार्ट 2।